हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास 8 का थर्ड चैप्टर करेंगे एग्रीकल्चर। तो इससे पहले हमने क्लास 6 के सारे चैप्टर, 7 के सारे चैप्टर कवर कर लिए और 8 के भी जो फर्स्ट टू चैप्टर है वो कवर कर लिए हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, ताकि आपके जो पहले बेसिक्स है वो सारे क्लियर हो जाए और आपको आगे वाली चीजें और अच्छे से समझ में आए। तो इसी तरीके से हम जो आगे के भी चैप्टर्स है क्लास 9, 10, 11, 12, वो सारे के सारे इंडिविजुअली कवर करेंगे और मतलब बहुत डीप में अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपको जो सारे क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में अगर डायरेक्टली एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आते हैं आपको पता है, वो सार आप बहुत इजीली कर पाओ। और साथ में जो हम मतलब साइंस की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, आप वो भी जाके देख सकते हो, क्योंकि साइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अलग अलग एग्जामिनेशन में, और वो आपकी कट ऑफ भी क्लियर करवा सकती है और आपको मेरिट में भी बहुत ऊपर ला सकती है। तो अगर आप साइंस भी प्रिपेयर करना चाहते हो पैरेलली, तो आप वो जाके वीडियोस देख सकते हो। और जो ये पीडीएफ है हमारी, ये हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं, ताकि आपको मतलब पूरे एनसीईआरटी के मतलब एनसीईआरटी द्वारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ वो पीडीएफ में मतलब पीडीएफ में जो हमने चीजें मार्क कर रखी है, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, आप वो चीजें सीधा पढ़ सकते हो और आपको मतलब टाइम भी बच जाएगा आपका। तो अगर आपको चैनल ज्वाइन करना है, तो आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे हम रेगुलरली क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं, ताकि आपका अलग अलग तरीके रिवीजन होता रहे। तो हम इस वीडियो में शुरू करते हैं, हमारा जो चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सिंपली वही है जो हमारी फार्मिंग से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट है वो। तो इससे पहले यहाँ पे जो एक बेसिक चीज़ है वो यहाँ पे स्टार्ट करी गई है, कि यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 3 तरीके की होती है। एक होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। तो यहाँ पे ये बताओ, क्योंकि जो फार्मिंग है या हमारा एग्रीकल्चर है, ये भी एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें आपको मतलब किसी तरीके से जो मॉनिटरी चीज़ हो वो हो रही हो। मॉनिटरी चीज़ चाहे मान लो इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली मनी हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ कोई और यूजेबल आइटम हो, इस तरीके से। जैसे मान लो आप एक फार्मर है, वो कुछ सीड मान लो कोई भी चीज ग्रो कर रहा है, कोई भी, चलो मान लो उसने वीट ग्रो करा, तो या तो वो डायरेक्टली जाके मार्केट में सेल करेगा वीट, तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा, रुपए मिलेंगे। दूसरा, या तो वो अपने घर में बचा लेगा, कि घर में बचा के वो खुद यूज कर लेगा। फिर तीसरा, कोई उसका दोस्त होगा मान लो, जैसे उसके मतलब कोई दोस्त है, उसने कुछ कोई और चीज ग्रो करी, राइस ग्रो करी, तो वो उससे एक्सचेंज कर सकता है। फिर कोई और है मान लो जो मिल्क, मान लो कोई भी जो मिल्कमैन है उसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये सब। तो यहाँ पे जो हमारी 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोस कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भी चीज हम नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, वो होते हैं हमारा प्राइमरी रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज से मतलब सिंपली, जैसे मान लो कोई आपका एक लैंड है, अब लैंड से आप कोई भी चीज डायरेक्टली ले रहे हो, जैसे मान लो आपका प्लांट्स, जैसे ट्रीज हो गए, अब ट्रीज से आपके टिम्बर ले रहे हो, टिम्बर कट कर रहे हो, तो जो वुड इंडस्ट्री डायरेक्ट हो गई, वो किस में आ रही है, वो हमारी आती है प्राइमरी में। अब जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में सीधा लैंड के थ्रू हम चीजें ग्रो कर रहे हैं, ये किस में आएगा, ये भी आएगा हमारा प्राइमरी में। अब हो गया मान लो हमारे कुछ माइंस हो गई, अब माइंस के थ्रू, माइंस के अंदर से हम जो भी चीज मान लो कोल ले रहे हैं, कुछ भी है, जो भी चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी क्या होगी, वो होगी हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज में। फिर अगला जो हमारा टर्म है वो है सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब सेकेंडरी एक्टिविटी पूरी की पूरी हमारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो जो 90% मान लो हमारे मतलब सब कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील हो गया, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ, ये सारे क्या एग्जांपल है हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज के। जैसे हमने मान लो पहली एक्टिविटी के मतलब प्राइमरी एक्टिविटी के थ्रू हमने यहाँ से कोई भी आयरन और निकाल लिया, आयरन और एक्सट्रैक्ट कर लिया, पर अब वो हमारे किसी यूज का तो है नहीं, किसी भी यूज का है नहीं डायरेक्टली। अब हमें क्या करना है, इसे हमें ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है कि वो हमारे यूज का हो जाए। मतलब कैसे, मतलब जैसे हमारे हमारे पास हो गई मान लो मशीनरी, कोई भी अलग अलग मशीनरी हो गई, फिर हो गए हमारे पास जैसे कोई भी अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग टूल्स, वो सब, तो ये सब किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में। फिर हमारा जो तीसरा अगला सेक्टर है वो है टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर हेल्प्स और सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। तो जो हमारे टर्शियरी सेक्टर है, ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब कैसी सर्विसेज, वो हमारी दे रखी थी, होगी पहले ट्रांसपोर्ट। अब मान लो हमारा जो ये चीज मतलब हमने एक्सट्रैक्ट तो कर ली यहाँ से आयरन ओर, पर जो हमारी फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, उसको पहुंचाएगा कौन यहाँ तक, कौन पहुंचाएगा, वो हमारे होंगे टर्शरी सेक्टर वाले लोग। फिर उसके बाद मान लो मैन्युफैक्चर भी हो गया, फाइनल गुड बन गया वो, अब ये मार्केट में कौन लेके आएगा, मार्केट में कौन लेकर आएगा, हमारे टर्शरी सेक्टर वाले लोग। जैसे यहाँ पे दे रखा है ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब किसमें आती है, आते हैं हमारे टर्शरी एक्टिविटी में। तो आई होप सो आपको जो तीनों चीजें, तीनों टर्म हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये समझ में आ गए होंगे। अब हम जाते हैं अपने टॉपिक पे, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें आती है वो यहाँ पे देखते हैं। कोई भी चीज मतलब हमारी जो बेसिक चीज है वो ग्रो करना है, जैसे हम चाहे क्रॉप्स ग्रो करें, फ्रूट्स ग्रो करें, वेजिटेबल ग्रो करें, फ्लावर ग्रो करें, ये सब आते हैं हमारे एग्रीकल्चर में।
साथ में और जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, रेयरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। मतलब जैसे मतलब हो गए हमारे जो शीप्स होते हैं, हम उनकी रेयरिंग करते हैं कि उनकी वूल निकालते हैं या सिल्क फॉर्म के थ्रू जो सिल्क लेते हैं, वो सब क्या आते हैं, वो सब आते हैं हमारे एग्रीकल्चर में। तो वर्ल्ड के जो 50% लोग हैं, वो सीधा एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, मतलब वो किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कनेक्टेड है। और जो इंडिया में है, वो ऑलमोस्ट टू थर्ड है, मतलब इंडिया की ऑलमोस्ट 66% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पे। अब एग्रीकल्चर की मतलब किस चीज पे डिपेंड करता है, वो यहाँ पे फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। तो जिस लैंड पे हम नॉर्मली क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं वो क्या होता है, वो हमारा होता है एरेबल लैंड। एरेबल लैंड। तो ये टर्म आपको याद रखना है, एरेबल लैंड। फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये एक मैप दे रखा है कि जो एरेबल लैंड है वो कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बेसिकली जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे है। फिर हमारे यूरोप भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फिर यहाँ पे कुछ हमारे जो क्या हालत है, साउथ अमेरिका या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कुछ पैचेस है। फिर हमारा पूरा जो मान लो इंडिया का मेजर एरिया है वो ज्यादा पूरा का पूरा हमारे मतलब एरेबल लैंड में आता है। फिर जो हमारे एकदम ईस्टर्न चाइना हो गया वो वाला एरिया हो गया, जापान हो गया, फिर ईस्ट मतलब साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब। तो आप देख सकते हो जो मेजर इकोनॉमीज है वो एग्रीकल्चर की वजह से ग्रो कर सकती है, ग्रो कर चुकी है। तो ये आप ये चीजें देख सकते हो यहाँ की। फिर हम आगे देखते हैं। अब एग्रीकल्चर और कुछ उसके आसपास के जो टर्म है वो भी आप टर्म मतलब समझ लो तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, इन सबसे मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला टर्म है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक। तो जो दूसरा टर्म क्या है एग्रीकल्चर का, वो हमारा फार्मिंग। अब सेरिकल्चर, सेरिकल्चर क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म से सिल्क प्रोड्यूस करते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेरिकल्चर। और जो हमारा सिल्क वॉर्म है किस पे हम ब्रेड करते हैं वो होता है मलबरी लीव्स। मलबरी, मलबरी ट्रीज या मलबरी लीव्स, ये आपको याद रखने हैं। फिर अगला टर्म है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या है, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। तो ये भी आपको टर्म याद रखना है, पीसी कल्चर। फिर है विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स क्यों कल्टीवेट करना, मतलब ये वाला सीधा हो गया, मतलब वाइन वाली जो चीज है उन सबसे रिलेटेड। फिर अगला हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल पर्पस। तो ये हो गया हॉर्टिकल्चर। फिर आगे हम देखते हैं फार्म सिस्टम। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। द इंपॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। तो यहाँ पे क्या होता हुआ है, एक पूरा सिस्टम है जिसमें हम कुछ चीज मतलब कुछ चीज यहाँ पे इनपुट करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ चीजों का इनपुट दिया। फिर यहाँ पे हम कोई क्या करते हैं, कुछ चीज प्रोसेस करते हैं जहाँ पे इन मतलब चीजों पे प्रोसेस हुआ, और फिर आगे क्या आता है, आगे आता है हमारा आउटपुट। फिर यहाँ पे जो हमारे इनपुट्स है वो क्या है, जैसे हो गया हमारा मशीनरी हो गया, सीड्स हो गए, केमिकल्स हो गए, ये सब इनपुट। फिर हमारे प्रोसेस क्या हो गया, प्लगिंग, सोइंग, स्प्रेइंग। आउटपुट क्या हो गया, हमारी क्रॉप। तो इस तरीके से हम ये एक पूरा सिस्टम है उस तरीके से हमें डिफाइन किया हुआ है। फिर हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग की भी टाइप होती है। तो जो दो मेन मेजर टाइप्स हैं वो होते हैं हमारे, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा कमर्शियल फार्मिंग। तो आप कमर्शियल फार्मिंग से तो सीधा समझ गए होंगे कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए हो रहा है, मतलब मनी अर्न करने के लिए हो रहा है, मनी अर्न करने के लिए। तो जो दूसरा टाइप है सब्सिस्टेंट फार्मिंग, तो ये इसका उल्टा है, मतलब ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं हो रहा है, ये सेल्फ यूज के लिए हो रहा है, मेनली सेल्फ यूज के लिए। अब ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये करता है एक तो ज्योग्राफिकल कंडीशन में कि जगह कैसी है। फिर दूसरा डिमांड कैसा है प्रोड्यूस का। फिर तीसरी लेबर कैसी अवेलेबल है, उसका टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हुई है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग से। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। तो बेसिकली ये क्या होता है, जितने भी चीज ग्रो हो रही है, ज्यादातर चीजें क्या होता है, एक फैमिली खुद ही खा लेती है। कि मान लो जो भी उन्होंने अपने छोटे मतलब इनके पास ज्यादा लैंड नहीं होता, जो भी लैंड पे चीजें ग्रो हो रही है, ये ऑलमोस्ट 50-60% तो खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। बाकी जो 40-50% बचा है यही हम सेल कर पाते हैं। फिर अगला लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ना के बराबर होती है। जो लेबर होता है कंप्लीटली हाउस होल्ड लेबर होता है, जो पूरी फैमिली है वो इसमें मतलब क्या बोलते हैं, काम आती है, काम करती है पूरे फील्ड में। फिर अगला जो प्रोड्यूस होता है वो भी बहुत कम होता है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंटेंसिव एंड सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। तो जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसके दो तरीके होते हैं, पहला क्या है इंटेंसिव और दूसरा क्या है प्रिमिटिव। तो इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सिंपल टूल्स होते हैं और लेबर ज्यादा होता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। तो ये मेजरली मतलब इन जगह पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसी जगह होती है जहाँ पे पूरे मतलब साल में ज्यादा टाइम तक सनलाइट पहुंचती है, और यहाँ पे हम कम से कम एक साल में 2 या 3 क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो मेजर क्रॉप यहाँ पे क्या होता है, वो जाता है राइस।
और बाकी क्रॉप्स क्या है, वीट होते हैं, मेज होते हैं, पल्सेस होते हैं और ऑयल सीड होते हैं। अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन्स इन साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे कहाँ पे प्रैक्टिस होते हैं, जहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज्यादा हो और सनलाइट भी अच्छी खासी है वहां पे। अब यहाँ पे एक और टर्म दे रखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे नेचुरल चीजें होती है वो हम चीजें यूज करते हैं, और जो केमिकल फर्टिलाइजर है या केमिकल पेस्टिसाइड्स है उनको यूज नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर जो हमारे दूसरे तरीके का सबसिस्टेंस फार्मिंग थी वो थी प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में क्या है, प्रिमिटिव में होता है इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग। अब नोमैडिक हर्डिंग मतलब जैसे एक जगह से मान लो एक इंसान है, उसके पास बहुत सारी शीप्स है, कि उसके बहुत सारी शीप्स है। अब ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता है, कि आज मान लो आज ही निकला अपने घर से तो ये 3 महीने बाद वापस आएगा। अब तब तक 3 महीने तक ये क्या आता है, अलग अलग टेरेन पे, अलग अलग माउंटेन्स पे ये पूरे घूमते रहते हैं, जहाँ पे मान लो ग्रासलैंड्स होते हैं, जहाँ पे अच्छी खासी जो ग्रासेस है वो होती है, ताकि इनकी शीप भी खान शीप को मतलब प्रॉपरली खाना मिल पाए। उसके बाद जब इनके शीप्स के मतलब जो भी मान लो फर होता है वापस से अच्छे से ग्रो हो जाता है, फिर ये वापस घर आ जाते हैं रेयरिंग के लिए। तो ये आ जाता है हमारे नोमैटिक हर्डिंग में। दूसरा टर्म क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, वो यहाँ पे दे रखा है, वो बढ़ते हैं हम। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ, अभी कहाँ का प्रैक्टिस होता है पहले वो देख लेते हैं। अमेजोन बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो ये होता क्या सिंपली, कि मान लो आपका एक लैंड एरिया है। अब लैंड एरिया यहाँ पे मान लो कुछ फॉरेस्ट हो गया, कुछ भी चीज होगी, यहाँ पे छोटे मोटे ट्रीज होंगे, उनको हमने पहले पूरा जला दिया। क्या कर दिया, बर्न कर दिया पूरा। बर्न किया या फिर स्लैश किया, कि मान लो ट्रीज काट दिए, अपने यूज में भी ले लिया, बाकी जो चीज बची उसे हमने पूरा जला दिया। अब जो इनके ऊपर मान लो जो मतलब पेड़ जल गए पूरी तरीके से, अब इनके जो भी मिनरल्स होंगे वो सब जाके हमारे सॉइल में मिल जाएंगे। तो जो हमारा लैंड एरिया है ये फर्टाइल हो जाएगा। फिर हम उसे यूज करेंगे कुछ सालों के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, जब तक वापस से इनफर्टाइल ना हो जाए, फिर हम उसे छोड़ देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम वापस से एक दूसरे लैंड पे जाएंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दूसरा टर्म क्या है, स्लैश एंड बर्न। तो स्लैश एंड बर्न क्यों, पहले जो भी यहाँ पे पेड़ होंगे हम उनका यूज कर लेंगे काट के, फिर उस पूरी जगह को जला देंगे। फिर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक तो सबसे पहला टर्म है झूमिंग, झूमिंग का है नॉर्थ ईस्ट में। फिर है मिल्पा, मिल्पा मैक्सिको में। फिर है रोका, रोका ब्राजील में। और लडांक मलेशिया में। तो ये टर्म्स भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग के बारे में बता रखा है। इट इज प्रैक्टिस, कहाँ का प्रैक्टिस होता है ये, सेमी एरिड और एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. Herdsmen move from one place to another with their animal for fodder and water along defined routes. This type of movement arises in responses to climate constraints and terrain. Sheep, camel, yak and goat are mostly reared. तो यहाँ पे क्या क्या मेन जो एनिमल होते हैं, तो शीप होते हैं, कैमल, याक और गोट्स। फिर इनसे क्या क्या मिलता है, इनसे मिलता है मिल्क, मिलता है वीट, वूल और हाइड्स। फिर जो हमारा अगला अगला तरीके की फार्मिंग थी वो क्या थी, कमर्शियल फार्मिंग। तो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, हम मतलब एक पैसे ग्रो करने का वो एक तरीका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेनली ये मॉनेटरी चीजों की वजह से हो रही है, कि पैसे अर्न करने के लिए होती है कमर्शियल फार्मिंग। अब यहाँ पे जो होता है वो एरिया होता है बहुत ज्यादा बड़ा, कि मान लो वहां पे तो फार्मर था, उसका छोटा सा लैंड था। अब यहाँ पे जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसमें बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब मशीन्स होती है यहाँ पे, जैसे दे रखा है हैवी मशीन्स होती है, लेबर बहुत कम होती है, और जो ओनर होता है वो खुद तो लेबर ना के बराबर ही करता है। तो ये सब होता है हमारे कमर्शियल फार्मिंग में। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, व्हीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन। तो मेन क्या है, व्हीट और मेज। फिर ये कहाँ कहाँ पे होते होते हमारे नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट एरिया में, यूरोप में, एशिया में। तो ये जो हमारे इंडिया है, इंडिया में बहुत कम जगह पे होता है। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप ही ग्रो करते हैं, ताकि वो मतलब जो मतलब सबसे ज्यादा बिक रही होगी, सबसे ज्यादा पैसे बिकेगी वही चीज ग्रो करते हैं, ताकि ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट हो। फिर हम जाते हैं अगले टर्म पे। अगले टर्म क्या है, मिक्स फार्मिंग। अब मिक्स फार्मिंग क्या होता है, मिक्स फार्मिंग, इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। अब एक ही एरिया, मान लो एक ही आपके जो छोटा सा एरिया, इसी पे आप चीजें ग्रो कर रहे हो, मान लो अपने खाने के लिए। फिर यहाँ पे फॉडर मतलब जो आपके एनिमल्स के खाने के लिए। और तीसरा यहाँ पे आप एनिमल्स रख रहे हो, रेयरिंग कर रहे हो। तो जो एक ही लैंड पे सब चीजें होती है वो होती है हमारी मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग कहाँ का प्रैक्टिस होती है, ये होती है हमारे यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में। फिर हमारा अगला टर्म है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो प्लांटेशन क्या होते हैं, कमर्शियल फार्मिंग का एक तरीका होता है। यहाँ पे एक सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं। वो सिंगल क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, वो होती है हमारी मेनली टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन।
और इतने लार्ज अमाउंट में ग्रो करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर लगता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है और बहुत जगह टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे कौन-कौन से जगह पे क्या-क्या उगता है वो बताते हैं यहाँ पे। जैसे रबर होता है मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया और श्रीलंका में। तो ये आपको याद रखना, टी होता है इंडिया और श्रीलंका में। ये सब होते हैं हमारे प्लांटेशन। अब प्लांटेशन में मेजरली बहुत बड़े एरिया में हम एक ही चीज़ ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा लेबर भी लगता है और बहुत ज़्यादा कैपिटल भी लगता है। तो ये चीज़ें आ जाती है हमारी प्लांटेशन में। तो यहाँ पे अगली कुछ अब यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे हमें कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में बताया हुआ है, वो कहाँ पे ग्रो होती है, उनको क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सब। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मेजर फूड क्रॉप है हमारे लिए, वो क्या है, व्हीट है, राइस, मेज़ और मिलेट्स। फिर अगला क्या है, जूट एंड कॉटन और फाइबर क्रॉप्स। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, जूट और कॉटन क्या है, हमारी फाइबर क्रॉप्स है। और बेवरेज क्रॉप कौन-सी है, वो हमारी टी और कॉफ़ी। तो ये आपको दोनों टर्म याद रखने हैं कि जूट और कॉटन है फाइबर क्रॉप, और बेवरेज क्रॉप कौन-सी है, टी और कॉफ़ी। फिर हम जाते हैं अपने पहले जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है राइस। अब राइस के बारे में जानते हैं। राइस होता है हमारे एक स्टेपल डाइट। ज़्यादातर तो जो मान लो हमारे इंडियंस है, मेनली सदर्न इंडिया, वेस्ट बंगाल या कुछ हद तक बिहार वाले जो एरिया है, उसमें भी हमारी ये स्टेपल डाइट होता है। स्टेपल डाइट मतलब सबसे ज़्यादा लोग प्रेफ़र करते हैं ये चीज़ खाना, और ये उनके जो डाइट का मोस्टली हिस्सा बनाते हैं। मान लो जो उनका हफ्ते में जो वो चीज़ खाते हैं, उसका ऑलमोस्ट 40-50% सिर्फ़ राइस ही राइस होता है। फिर अब राइस की रिक्वायरमेंट्स क्या, वो देखते हैं। यहाँ पे पहला क्या है, हाई टेम्परेचर, कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, मतलब जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी होगी, तो ये भी रिक्वायरमेंट्स है। फिर ये कहाँ बेस्ट ग्रो करता है, ये ग्रो करता है एल्यूवियल्स और क्लेई सॉइल में। फिर और विच कैन रिटेन वाटर, तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो एल्यूवियल क्लेई सॉइल है, ये पानी को रिटेन करता है, मतलब पानी को होल्ड करके रखता है, बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होने देता और रन ऑफ भी नहीं होने देता। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है हमारे राइस के। फिर अगला है, ये मतलब कहाँ-कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगता है, सबसे ज़्यादा कहाँ है यहाँ पे, लीडिंग जो कंट्री है वो है चाइना, फिर आता है हमारा इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और मोस्ट फेवरेट जगह कौन-कौन सी है, वो जैसे हो गया हमारे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा क्योंकि रिवर्स है यहाँ पे। फिर जो टेम्परेचर वो भी बहुत हाई जाता है, जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है राइस को ग्रो करने के लिए वो। फिर हमारा पहला जो चीज़ है वो आपको याद रखना है, राइस के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल। और वो क्लेई सॉइल जो है वो क्या करता है, वाटर को रिटेन रखता है। फिर जो हमारी अगली क्रॉप है वो हमारी व्हीट। अब व्हीट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे होते हैं मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पे था हाई टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट 40 और 45 डिग्री के आसपास। अब यहाँ पे आ गया मॉडरेट, मॉडरेट मतलब 35 डिग्री के आसपास का भी टेम्परेचर अच्छा है। तो मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए और मॉडरेट ही रेनफॉल होनी चाहिए, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। फिर ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जब मतलब जब ये ग्रो कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे मेन चीज़ होती है कि जब भी ये उगाने की स्टार्ट करते हैं, मान लो सीड को जो हम क्या डालते हैं अपने खेत में, उस वक़्त का टेम्परेचर होना चाहिए मॉडरेट और रेनफॉल मॉडरेट होनी चाहिए। पर जब ये हार्वेस्ट करना चाहिए तो उस वक़्त क्या होनी चाहिए, वहाँ पे ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए कि उस वक़्त बारिश ना हो, अगर बारिश होती है, तो हमारे जो वीड्स है खराब हो जाते हैं। फिर इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। तो व्हीट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे अच्छा ये ग्रो करता है लोमी सॉइल पे। अब व्हीट ग्रोइंग कंट्रीज कौन कौन सी है, वो हमारी यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। तो विंटर मतलब क्या है, ये राबी क्रॉप है हमारे व्हीट। फिर अगले टर्म्स यहाँ पे अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है मिलेट। तो जो 2023 था वो क्या था, मिलेट ईयर भी था। 2023 हमारा मिलेट ईयर भी था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और हमारे जो मतलब इंडिया है, ये मिलेट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। फिर आगे मिलेट्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स। तो ये भी टर्म आपको याद रखना है, ये क्या है, कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाते हैं मिलेट्स को। फिर एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। तो जो मिलेट्स है ये थोड़े लेस फर्टाइल एरिया में भी ग्रो हो सकते हैं, और अगर सैंडी सॉइल हो वहाँ भी ग्रो हो सकते हैं। मतलब अगर थोड़ा लेस, मतलब थोड़ा एक एरिड एरिया हो गया, या थोड़ा ऐसा एरिया हो गया जहाँ पे कंप्लीट एरिया जो फर्टाइल नहीं है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी ग्रो सकते हैं। तो ये ग्रो करना थोड़ा ईजी है एज कम्पेयर टू जो हमारे व्हीट और राइस है वहाँ पे। फिर इनको क्या रिक्वायरमेंट है, इनको लो रेनफॉल चाहिए कि बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। फिर अगला है हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। टू हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर 30 डिग्री से 45 डिग्री तक ये आराम से ग्रो हो सकते हैं। फिर यहाँ पे जो इनके अंदर चीज़ें क्या आती है, मिलेट्स के अंदर होते हैं, हमारे जवार आता है, बाजरा आता है और रागी आते हैं। फिर कौन-कौन सी कंट्रीज़ ग्रो करती है, वो आ जाती है। सबसे पहले तो हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, फिर है नाइजीरिया, चाइना और नाइजर। तो चाइना तो अपना नेबरिंग कंट्री हो गया, नाइजर और जो नाइजर है, नाइजर नाइजीरिया, ये क्या कहते हैं, अफ्रीका में आते हैं। फिर यहाँ पे मेज़ इज़ ऑल्सो नोन एज़ कॉर्न। तो मेज़ के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। तो मेज़ के अलग-अलग नाम है, जैसे मेज़, कॉर्न, या अगर हम मतलब अपने टर्म में जो भुट्टा बोलते हैं,
कॉर्न बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेज़ रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। तो मेज़ को क्या सनशाइन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सनशाइन बहुत ज़्यादा चाहिए और रेनफॉल और जो टेम्परेचर वो मॉडरेट होना चाहिए। फिर इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, तो यहाँ पे सॉइल भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होना चाहिए। ये कहाँ का ग्रो होता है? ये होता है नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मेक्सिको। तो इंडिया में जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है, यहाँ पे बहुत अच्छे ग्रो होते हैं ये। मतलब नॉर्दर्न जो थोड़ा पंजाब, हरियाणा या यूपी वाला एरिया हो गया यहाँ पे। फिर हमारा अगली जो क्रॉप है वो है कॉटन। अब कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे कॉटन की रिक्वायरमेंट क्या है? वो हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, रेनफॉल कम हो, और 210 फॉस्ट फ्री डेज। तो फ्रॉस्ट फ्री डेज मतलब कि सनलाइट कम से कम 210 दिनों के लिए चाहिए। जो मान लो यहाँ पे ना ही मतलब जो कोहरा जैसा हो जाता है या इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 210 डेज मिनिमम इसे डायरेक्ट सनशाइन चाहिए अच्छे से। फिर इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल। तो कॉटन कहाँ का ग्रो होता है? ये होता है हमारा ब्लैक और एल्यूवियल सॉइल पे। तो ये कहाँ का ग्रो होता है? चाइना में, यूएसए में, इंडिया में, पाकिस्तान में, ब्राजील में और इजिप्ट में। तो ये कुछ मेजर कंट्रीज है जो वीट कॉटन को ग्रो करती है। फिर अब यहाँ पे देखते हैं अगला जो टर्म है हमारा जूट। तो ये क्या हमारा ये है, एक जो मान लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दे रखी है वो गोल्डन फाइबर को। जूट को हम क्या कहते हैं? जूट को हम कहते हैं गोल्डन फाइबर। तो ये टर्म आपको याद रखना है, जूट से रिलेटेड गोल्डन फाइबर, क्योंकि ये दोनों क्या फाइबर क्रॉप्स है। फिर इट ग्रोज वेल ऑन एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल चाहिए। अब कॉटन क्या था? एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल यहाँ पे दे रखा है, एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर, वहां पे भी हाई टेम्परेचर। यहाँ पे हैवी रेनफॉल है, वहां पे लो रेनफॉल थी। यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट, वहां पे हॉट क्लाइमेट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होते हैं मेनली कहाँ है? इंडिया और बांग्लादेश में। तो इंडिया और बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा जूट ग्रो होता है। फिर अगला हमारा कौन सा है? ये हमारा कॉफी। कॉफी क्या था? एक बेवरेज क्रॉप थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। तो टेम्परेचर वार्म भी होना चाहिए और वेट भी होनी चाहिए, बारिश भी ठीक ठाक होनी चाहिए। फिर यहाँ पे सबसे मेन सॉइल क्या है? वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। तो आपको याद रखना है कॉफी के लिए क्या है? वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। अब ये बेस्ट कहाँ ग्रो होते हैं? ये होते हैं हिल स्लोप्स पे। फिर ये कहाँ कहाँ ज्यादा ग्रो करते हैं? सबसे ज्यादा मेन है ब्राजील में। फिर बाकी हमारा कोलंबिया और इंडिया। तो ब्राजील क्या था? लीडिंग प्रोड्यूसर है, और सेकंड आता है कोलंबिया, फिर इंडिया। फिर अगली बेवरेज क्रॉप क्या है? वो है हमारी टी। टी इज अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। तो हमने प्लांटेशन पढ़ा था कि लार्ज एरिया में, जहाँ पे लेबर मतलब मेनली लेबर के लिए, मतलब लेबर यूज करके बहुत लार्ज एरिया में कोई चीज ग्रो करते हैं, वो होते हैं प्लांटेशन के लिए। और ये सिंगल एक सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं उस एरिया में। फिर दिस रिक्वायर कूल क्लाइमेट। तो अब इनसे हम आपस में कंपेयर करेंगे तो कॉफी के लिए होते हैं थोड़ा वार्म क्लाइमेट, यहाँ पे हो गया कूल क्लाइमेट। फिर यहाँ पे वेट क्लाइमेट भी चाहिए, यहाँ पे वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे भी ठीक ठाक होनी चाहिए। फिर ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। तो ये मतलब जो मेन है वो लीव्स के थ्रू होता है, जो हम टी लेते हैं वो होते हैं लीव्स उसकी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आगे वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल्स एंड जेंटल स्लोप्स, लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। तो जो हमारी टी प्लांटेशन है इसमें लेबर का बहुत ज्यादा यूजेज होता है। तो जो टी से कहाँ का ग्रो होती है? तो हमारे केन्या में, इंडिया में, चाइना में, श्रीलंका। तो ये हमारी कुछ मेजर, ये जो हमारी टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। फिर हम देखते हैं एग्रीकल्चर डिपेंड किस पे करता है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो होता क्या, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है इसमें क्या होता है कि जो हमारी मान लो कोई भी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा चीज ग्रो करें। कि कोई भी एक मान लो लैंड एरिया, उसमें मान लो पहले 100 टन की वो कोई भी वीट ग्रो हो रहा था। अब हम कुछ ऐसे मतलब टेक्निक्स लगाते हैं जिससे अब 1000 टन ग्रो हो रहा है उस जगह से। तो ये किस में आ जाता है? ये जो हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। अब उसके एक तरीके क्या क्या है? अब वो क्या, इंक्रीजिंग क्रॉप्ड एरिया। अब मान लो पहले हमारे पास एरिया कम था, एरिया बढ़ा दो तो हमारे जो क्या हालत है, ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर अगला नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। तो अब मान लो पहले साल में कोई एक ही क्रॉप ग्रो होती थी, वहां पे 2 क्रॉप ग्रो करो। फिर हो गया इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, जहां जहाँ पे इरिगेशन की कमी है उस वजह से जो ग्रोथ है बहुत कम हो जाती है। तो जब जितनी अच्छी इरिगेशन होगी उतने अच्छा हमारे प्लांट ग्रो करेंगे, जल्दी ग्रो करेंगे। फिर हो गया प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो अब मान लो क्या, बहुत जगह पे फर्टिलाइजर की मतलब कोई भी मतलब न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर वो प्लांट को नहीं मिल पा रही तो वो जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगी, अच्छे से भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो अगर हम वहाँ पे फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो जो रिक्वायरमेंट्स है उस प्लांट का या क्रॉप का वो फुलफिल हो रहा है और वो प्लांट ग्रो कर रहा है। फिर अगला हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो जो नॉर्मल सीड्स है वो बहुत कम वेराइटी, मतलब बहुत कम वो क्या बोलते हैं, जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। कि एक सीड जो नॉर्मल सीड है उसमें मान लो सिर्फ 10 जो हमारे छोटे छोटे मान लो वीट के वो दाने हैं वो ग्रो कर रहे हैं। पर जो हाई यील्डिंग वैरायटी है उसमें 10 के बजाय 50 ग्रो करेंगे, तो क्या होगा, सेम ही मान लो एरिया में हम ज्यादा ज्यादा चीज ग्रो कर पाएंगे।
तो ये जो चीज़ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये होता है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जो टॉपिक है हमने इकोनॉमिक में अच्छे से कवर किया हुआ है, क्लास 9 के फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, आप वो जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे फूड सिक्योरिटी क्या है वो देख लेते हैं एक बार। Food security exists when all people at all times have access to sufficient, safe, and nutritious food to meet their dietary needs and preferences for an active and healthy life. तो क्या बोलते हैं फूड सिक्योरिटी क्या है, हर मतलब हर एक इंसान को मतलब फूड अवेलेबल हो, कोई भी मान लो जो सी चीज खाने मतलब जो चीज उसके लिए हेल्दी है और उसे वो खानी उसके लिए अवेलेबल हो, उसके बाद इतने मतलब रुपए हो कि वो चीज परचेज भी कर पाए और खा भी पाए। तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है फूड सिक्योरिटी के अंदर। ये होता है हमेशा के लिए, मान लो अगर कोई कोई बहुत बड़ी कैलेमिटी भी आ गई तो उसमें भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी इंसान की वो फुलफिल हो सके, तो वो पूरा जो टर्म है वो होता है हमारा फूड सिक्योरिटी। फिर आगे आगे यहाँ पे मतलब एक क्या बोलते हैं फार्म इन इंडिया और इसके बाद एक फार्म है यूएसए में, उसको कंपेयर किया हुआ है। तो इन दोनों के जो बेसिक डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। पर यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो इंडिया बेसिकली कम से कम 2 क्रॉप एक साल में ग्रो करते हैं, उसमें मेजर क्या है, व्हीट, राइस और पल्सेस। फिर हम जाते हैं अगर अमेरिका में, तो यहाँ पे ज्यादातर एक ही चीज ग्रो करते हैं और यहाँ पे मोस्टली जो होते हैं कॉर्न होते हैं, व्हीट होता है। तो अब जो मेजर डिफरेंस है वो देख लेते हैं कि जो हमारा मान लो एक तरफ अगर हम जाते हैं इंडिया पे, दूसरी तरफ यूएसए में, तो होता क्या है, यहाँ पे जो एरिया होता है वो लेस होता है। ये एक फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं, एक फार्मर के बारे में। यहाँ पे एरिया होता है बहुत ज्यादा लार्ज। फिर यहाँ पे नो टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ही ना के बराबर टेक्नोलॉजी होती है और यहाँ पे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है। फिर यहाँ पे ये होता है लेबर इंटेंसिव, कि यहाँ पे लेबर ज्यादा चाहिए, ये होता है नो लेबर इंटेंसिव। यहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट्स ना के बराबर है। अब यहाँ पे एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो होते हैं, एक से ज्यादा क्रॉप, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो होती है। अब हमने जैसे देखा था यहाँ पे व्हीट राइस मेनली हो गया, यहाँ पे कॉर्न या राइस हो गया, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आप जो डिफरेंस है वो सोच सकते हो। यहाँ पे होता क्या है, जो हमारे क्या हालत है इंडिया में फार्मर्स हैं, वो एक मतलब बिजनेसमैन की तरह वर्क नहीं करते, बिजनेसमैन की तरह वर्क नहीं करते। पर जो यूएसए में वो एक तरीके से बिजनेसमैन की तरह वर्क करते हैं, कि मान लो जो भी उनका काम होगा अपने बिजनेस को ऐसे ट्रीट करते हैं, जब मतलब जो भी फार्मिंग पूरा बिजनेस हो, कि ची क्रॉप्स ग्रो करो, सेल करो और अर्न करो, फिर ग्रो करो, फिर अर्न करो, इस तरीके से। पर जो हमारे इंडिया में यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फार्मर है वो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए पहले ग्रो करता है, क्योंकि इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर वो खुद ग्रो नहीं करेगा तो बहुत सी जगह ऐसा होगा कि वो खाने को भी उसे ना मिल पाए। तो ये जो हमारे मेजर डिफरेंस है यूएसए और इंडिया में क्रॉप्स ग्रो करने के लिए एक फार्मर में, वो है। फिर हम आगे चलते हैं, जो अब क्या हालत है इस चैप्टर में, ये चीजें ही थी मेनली। तो ये सारी चीजें हमारी क्रॉप्स थी, सारे आपको याद रखने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है कि रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, ये सब। तो अब हम चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देखते हैं हम, टिक दी करेक्ट आंसर करते हैं। हॉर्टिकल्चर मीन्स, अब हॉर्टिकल्चर क्या था, हॉर्टिकल्चर में क्या था, हम फ्रूट्स ग्रो करते हैं, हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं या फ्लावर्स ग्रो करते हैं, ये सब इसमें आते हैं हमारे वेजिटेबल्स में। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया हमारे हॉर्टिकल्चर क्या है, पहला वाला ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर अगला है गोल्डन फाइबर। अब गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, गोल्डन फाइबर हम कहते हैं जूट को, ये अभी हमने पढ़ा था। फिर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। अब कॉफी कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है, वो हमारी ब्राजील। टी में क्या था, टी में पहला था वैसे केन्या। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। फिर अगर हम इसमें आते हैं, तो अभी देख रहे हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर सिंपली जो भी हम मान लो एक लैंड है उसमें खाने पीने की बेसिकली चीज ग्रो करते हैं, वो होते हैं हमारे एग्रीकल्चर। और इसके अंदर क्या होता है, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स भी आते हैं, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स। फिर नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। अब कौन कौन से हो गए, वो हमारा मान लो टोपोग्राफी क्या है, फिर हमारे वाटर रिक्वायरमेंट, सॉइल, ये सब चीजें क्या होती है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। फिर है व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था, कि एक जगह पे हम कोई भी एक लैंड एरिया को बर्न स्लैश एंड बर्न करके उस पे चीजें ग्रो करते हैं, फिर कुछ साल बाद छोड़ देते हैं, फिर अगले लैंड एरिया पे जाते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो सब होता है ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो अब उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कि मान लो जो हमारा एरिया है, हम मान लो बर्न कर रहे हैं, सबसे पहले एयर पॉल्यूट कर रहे हैं। फिर बर्न करने के बाद जो वहाँ की छोटी मोटी लाइफ फॉर्म्स थी हम उन्हें खराब कर रहे हैं। फिर मान लो कुछ टाइम बाद जब हम वो एरिया जब मतलब वो फिर से इनफर्टाइल हो जाए तो हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो ज्यादा ज्यादा एरिया हम बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस है। फिर अब प्लांटेशन क्या था, प्लांटेशन मतलब लार्ज एरिया में सिंगल क्रॉप ग्रो करना, लेबर इंटेंसिव होता था, वो था हमारा प्लांटेशन में। फिर अगला है नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। तो फाइबर क्रॉप कौन कौन सी, दो थी हमारी मेनली, एक कॉटन एक जूट। अब एक को था हाई टेम्परेचर, कि कॉटन को था हाई टेम्परेचर, यहाँ पे था मॉडरेट टेम्परेचर। फिर यहाँ पे था थोड़ा मतलब हाई, वो कम से कम 210 दिन थे फ्रॉस्ट फ्री, मतलब हाई सनलाइट। यहाँ पे भी सनलाइट पर उससे कम, मतलब कम टेम्परेचर होना चाहिए थोड़ा। वाटर रिक्वायरमेंट्स और इसकी भी ज्यादा थी, इसकी भी ज्यादा थी, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस चैप्टर में हाँ इतनी चीजें थी। तो आई होप सो आपको जी सारी चीजें हैं ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी,
कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती है, जो ये 5 तरीके थे, ये सब भी आपको पता होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो ये पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे हम लोग शेयर कर देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम रेगुलरली कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। उसका जो हमारी लिंक है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो। तो हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।